हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे ही उसकी नज़र एबल पर पड़ी, समय जैसे थम गया। वो था इस कहानी का मेन लीड, उसका सबसे पसंदीदा किरदार। और अगले ही पल उसके दिमाग में ज़ोरदार चीख गूंज उठी। नहीं, ये तो असलियत में और भी ज़्यादा प्यारा है। बेशक ये चीख सिर्फ उसके मन के अंदर थी। उसकी अंदर की फैन गर्ल खुशी से उछल रही थी। रेशम जैसे मुलायम काले बाल, दुर्लभ लाल रत्नों की तरह चमकती गहरी क्रिम्सन आइज और गोल-मटोल गालों वाला इतना प्यारा चेहरा। उसे देखकर किसी का भी मन उसे कसकर गले लगाने और ढेर सारा प्यार करने का कर जाए। आयशा उसे बस देखती ही रह गई। फिर अचानक उसे होश आया। उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। खुद को संभालो, तुमने वादा किया था कि शांत रहोगी, लेकिन उसके लिए खुद पर काबू रखना लगभग नामुमकिन हो चुका था। एक पल के लिए उसे लगा शायद वो सपना देख रही है, इसलिए उसने दोबारा एबल की तरफ देखा और वो सचमुच वहीं खड़ा था। थैंक गॉड! उसी पल आयशा का दिल पूरी तरह हार गया। ड्यूक ने तुरंत उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। क्या तुम ठीक हो? क्या एबल ने तुम्हें बहुत डरा दिया? फिर उन्होंने अपने बेटे की तरफ सख्त नजर से देखा। अब भी वहीं खड़े हो? मैंने कहा था तुरंत माफी मांगो। एबल थोड़ा घबरा गया। उसने झुककर पोलाइटनेस से कहा, लेडी हेलक्लिफ, मेरे अनसिविलाइज्ड बिहेवियर के लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इतने प्यारे बच्चे को सामने देखकर आयशा का चेहरा हल्का लाल हो गया। वो जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके दिल के अंदर उसकी फैन गर्ल खुशी से लगातार चीख रही थी। फिर एबल ने झिझकते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं आपको उस गिफ्ट के लिए थैंक यू कहना चाहता था जो आपने मुझे भेजा था। वो थोड़ा रुका, फिर शर्माते हुए बोला, मुझे पहले ही आपको थैंक यू बोल देना चाहिए था। मेरी तरफ से देर हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एबल की हर बात सुनकर आयशा का दिल खुशी से भर गया। तो उसे सचमुच मेरा गिफ्ट पसंद आया। वो गिफ्ट था सेंट क्रिया की पवित्र तलवार, फालन इंपीरियर फैमिली की एक बेहद दुर्लभ सीक्रेट आर्टिफैक्ट। उसे हासिल करने के लिए आयशा ने न जाने कितनी मुश्किलें झेली थी, लेकिन जब उसने सोचा कि इस तलवार की वजह से भविष्य में एबल की ट्रेजिक किस्मत बदल सकती है, तो उसकी सारी मेहनत सफल लगने लगी। वैसे शुरू से उसका इरादा कभी अपना नाम बताने का था ही नहीं। उसे बस इतनी खुशी काफी थी कि तलवार सही मालिक तक पहुंच गई। लेकिन आज एबल के मुंह से दिल से निकला थैंक यू सुनकर उसका दिल सचमुच मेल्ट हो गया। तभी ड्यूक थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर बोले, लेडी आयशा, मुझे पता है कि वो पवित्र तलवार आपने मुझे देने के लिए भेजी थी, लेकिन मैंने सोचा कि फिलहाल उसे एबल के पास रहने देना ही बेहतर होगा। ये सुनकर आयशा ने बड़ी मुश्किल से अपना फेस नॉर्मल बनाए रखा, क्योंकि उसने तो उस गिफ्ट पर साफ साफ फॉर एबल लिखवाया था। ड्यूक ने उसकी बात को पूरी तरह मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, लेकिन उन्हें सही करने की बजाय आयशा ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। कोई बात नहीं, आखिर बेवजह किसी को शर्मिंदा करने की क्या जरूरत थी, खासकर खुद को। वो अपने चेहरे के भाव छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि तभी ड्यूक ने एबल की तरफ देखते हुए कहा, एबल, अभी तुम जा सकते हो, हम बाद में बात करेंगे। हमेशा की तरह बेहद पोलाइट एबल ने आयशा की तरफ देखा और पोलाइटनेस से झुक गया। लेडी आयशा, बीच में आने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर वो धीरे से बाहर चला गया और जाते जाते दरवाजा भी आराम से बंद कर गया। एबल के जाने के बाद आयशा ने लंबी सांस छोड़ी। शायद यही बेहतर था। अगर वो और कुछ देर उसके सामने रहती तो शायद उसका बेचारा दिल ही जवाब दे देता। लेकिन उसके दिमाग से एबल का प्यारा सा चेहरा निकल ही नहीं रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसका दिल कर रहा था कि दौड़कर एबल को गले लगा ले और ढेर सारा प्यार करे, लेकिन किसी तरह वो खुद को रोक रही थी। उधर ड्यूक हैडिस ने उसके चेहरे के अजीब भाव देखकर सोचा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने तुरंत कहा, जो कुछ अभी हुआ उसके लिए मैं एबल की तरफ से माफी चाहता हूँ। यकीन मानिए, वो बहुत अच्छा और समझदार बच्चा है। मुझे पूरा विश्वास है कि समय के साथ वो भी आपको पसंद करने लगेगा। फिर उन्होंने बात बदलते हुए पूछा, खैर, अब हमारी शादी की बात पर वापस आते हैं। क्या तुम्हारा इरादा बदल गया है? इतना सुनते ही आयशा के दिमाग में अचानक एक प्यारी सी तस्वीर उभर आई। छोटा सा एबल मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था और मासूम आवाज में कह रहा था, मम्मी, बस इतना
इतना सोचते ही उसके सारे ऑब्जेक्शन हवा हो गए। उसने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि मैं आपकी एक अच्छी पत्नी बनने की पूरी कोशिश करूंगी। बेशक उसके दिल में असली गोल कुछ और ही था। उसे ड्यूक की पत्नी बनने से ज्यादा एबल की मां बनना था। आखिर अपने सबसे पसंदीदा इंसान के साथ रहने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था। और इसी तरह एक फैन गर्ल की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ, जहां वो अपने पसंदीदा हीरो की स्टेप मॉम बनने वाली थी। अपने कमरे में वापस पहुंचते ही आयशा खुशी से पागल होने लगी। वो कभी बिस्तर पर उछलती और कभी एक एक करके सारे पिलो इधर उधर फेंक देती। इतनी देर से वो अपनी खुशी दबाए बैठी थी, लेकिन अब वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। एन उसे देखकर मुस्कुराई। माय लेडी, क्या आप सच में इतनी ज्यादा खुश हैं? आयशा की आंखें चमक उठी। तुमने उसका प्यारा सा चेहरा देखा था? उसके गोल मटोल गाल कितने सॉफ्ट थे। सच में वो दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है। वो इतनी एक्साइटेड थी कि ऐसा लग रहा था जैसे खुशी के मारे अपने ही बाल नोच लेगी। एन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वैसे उस उम्र के बच्चे सच में बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की। आयशा ने तुरंत पूछा, क्या? मुझे लगता है कि यंग मास्टर एबल अपनी उम्र के बाकी बच्चों से थोड़ा छोटे और कमजोर दिखाई देते हैं। आयशा ने तुरंत हामी भरी। हाँ, मैंने भी यही सोचा। अभी वो ग्रोइंग एज में है, उसे अच्छी तरह खाना खाना चाहिए। लेकिन उफ, नॉर्थ की तरफ मिलने वाला खाना कितना फीका होता है। मेरा तो मन करता है कि मैं अपने हाथों से उसे तरह तरह की टेस्टी चीजें खिलाऊं। उसकी आंखों में बिल्कुल एक सच्ची माँ जैसा स्नेह दिखाई दे रहा था। एन ने उसे घूरते हुए पूछा, एक मिनट, कुछ समय पहले तो आप इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे, फिर इतनी जल्दी आपका मन कैसे बदल गया? आयशा थोड़ा झेप गई। हाँ, बदला तो है, लेकिन सच कहूँ तो मैंने खुद भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। असल में उसका पहला प्लान बिल्कुल साफ था, ड्यूक हैडिस को उसकी जरूरत से ज्यादा नार्सिसिस्ट होने का एहसास कराना और उसी समय शादी से साफ इनकार कर देना। लेकिन अगर वो ऐसा करती तो ऐसा लगता जैसे वो इतनी दूर सिर्फ ड्यूक से मिलने आई थी, और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि किसी को ऐसा लगे। लेकिन अब जब वो एबल से मिल चुकी थी, तो उसके दिल में एक अलग ही भावना जन्म ले चुकी थी। फिर भी वो नोवेल की कहानी अच्छी तरह जानती थी, और उस कहानी के आगे बढ़ने के लिए ड्यूक हैडिस का एबल के लिए अपनी जान कुर्बान करना अभी भी तय था। आयशा को अच्छी तरह याद था कि एबल के 11वें जन्मदिन पर क्या होने वाला है। उस दिन उसके अंदर छिपी हुई लेटेंट पावर्स पूरी तरह जाग जाएंगी, लेकिन उन शक्तियों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। वो बेकाबू होकर एबल को ही निगलने लगेंगी। उसके पूरे शरीर में केओटिक एनर्जी फैल जाएगी और उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। असल कहानी में एबल सिर्फ एक ही वजह से बच पाया था। ड्यूक हैडिस ने बिना अपनी जान की परवाह किए उस सारी बेकाबू केओटिक एनर्जी को अपने शरीर में समा लिया था, लेकिन उसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अगर उस दिन ड्यूक ऐसा नहीं करते तो परसोना की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती, क्योंकि उसका मेन कैरेक्टर ही जिंदा नहीं बचता। अपने पिता को खोने के बाद एबल बहुत जल्दी बड़ा हो गया। उसने बचपन में ही मुस्कुराना लगभग छोड़ दिया। धीरे धीरे वो सबसे दूरी बनाने लगा। उसका बिहेवियर ठंडा और शांत होता चला गया। वो किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता था और अपने दिल की बातें कभी किसी के सामने नहीं खोलता था। लेकिन आयशा के लिए यही तो उसकी सबसे बड़ी चाम थी। एक ऐसा लड़का जो बाहर से बर्फ की तरह ठंडा दिखाई देता था, लेकिन अपने दिल की गहराइयों में अब भी बेहद मासूम और अकेला था। अचानक आयशा के मन में एक ख्याल आया। वो धीरे से बुदबुदाई, लेकिन अगर हमारी शादी के बाद ड्यूक लूफमॉन्ट की मौत हो गई तो फिर मेरा क्या होगा? उसकी ये बात एन ने साफ साफ सुन ली और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या माय लेडी ड्यूक की हत्या करने का प्लान बना रही है? एन घबराकर आयशा की पीठ की तरफ देखने लगी। उसके दिमाग में न जाने कैसी कैसी बातें चलने लगी। आखिर माय लेडी इस बार कौन सा खतरनाक प्लान बना रही है? उधर आयशा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एन उसके बारे में क्या सोच रही है। वो तो बस गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे ड्यूक हैडिस के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये उसकी डेस्टिनी थी। उसे बदलना
करना लगभग नामुमकिन था, इसलिए उसने सोचा फिलहाल मुझे यही सोचना चाहिए कि आगे चलकर डीचेस की जिंदगी कैसी होगी। लेकिन तभी एक और सच्चाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो सिर्फ एबल की मां नहीं बनने वाली थी, बल्कि ड्यूक हैडिस की पत्नी भी बनने वाली थी। और सबसे बड़ी बात, उन दोनों का रिश्ता एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पर टिका हुआ था। आयशा चाहती तो उसी समय सारी गलतफहमी दूर कर सकती थी, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक नया प्लान आ गया। क्यों ना मैं यही दिखाऊं कि मैं कई सालों से उनसे छिपकर प्यार करती थी, उनकी एक सिगरेट एडमायर हूँ। उसी समय वो अचानक चौंक गई। अरे मेरा रुमाल! उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से एन से कहा, एन मेरा हैंकरचिफ जरा लाकर देना, मुझे उसकी एम्ब्रॉयडरी पूरी करनी है, मैं उसे एबल को गिफ्ट देना चाहती हूँ। एन ने हैरानी से इसे टेढ़ा किया। क्या आप उस हैंकरचिफ की बात कर रहे हैं जिस पर यंग मास्टर एबल का चेहरा खड़ा हुआ है? वो आगे बोले, लेकिन माय लेडी, आपने वो कभी मुझे संभालने ही नहीं दिया। हर बार मैं रखने की बात करती थी और हर बार आप ही उसे खुद अपने पास रख लेती थी। ये सुनते ही आयशा बिल्कुल जम गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। अगले ही पल वो पूरे कमरे में अपना सामान उलट पुलट कर ढूंढने लगी। अलमारी, ड्रॉर, बिस्तर, तकिए, उसने एक एक जगह देख डाले, लेकिन वो हैंकरचिफ कहीं नहीं मिला। उसे क्या पता था कि उसी समय वो रुमाल ड्यूक हैडिस के ऑफिस में रखा हुआ था। अपने ऑफिस में बैठे ड्यूक हैडिस उस हैंकरचिफ को चुपचाप देख रहे थे। उसे देखते ही उनके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें वो दिन याद आ गया जब उन्होंने पहली बार आयशा को देखा था। जिस दिन आयशा अकेले नॉर्थ आ गई थी, उसी दिन वो रुमाल अनजाने में उनके रूम में छूट गया था। ड्यूक को वो उनके सोफे पर पड़ा मिला था। उन्हें लगा जैसे ये कोई फेथफुल गिफ्ट हो। फिर उन्हें आयशा की वो मुस्कान याद आई जब उसने कहा था कि वो एक अच्छी पत्नी बनेगी। इतना याद आते ही ड्यूक फिर से मुस्कुरा उठे। ये लड़की सच में बहुत मिस्टीरियस है, लेकिन उतनी ही दिलचस्प भी। और बस यहीं से उनकी कल्पनाएं फिर से उड़ान भरने लगी। उनकी गलतफहमी अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उनके दिमाग ने तो जैसे अपनी ही लव स्टोरी लिखनी शुरू कर दी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद एक दिन उन्हें अपनी सारी कल्पनाएं सच लगने लगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।